डियर स्टूडेंट, सीयूटी अड्डा में आपका स्वागत है। और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी एंड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल जस्टिस एंड कुछ जनरल इश्यूज देखने जाने हैं। जैसा कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पर्सनल मैसेज करके ये कह रहे थे कि सर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे वीडियो बनाएं, तो मैं आज आप लोगों के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे वीडियो लेके आ गया हूँ। तो प्लीज़ इसका पहले हम रिलेवेंस देखेंगे, इस टॉपिक का रिलेवेंस एग्जाम में क्या है। एज यू नो, जो हमारे कोर पोर्शन है डब्ल्यूपीटी, आईपीटी, आईआर, कॉन्स्टिट्यूशन, इनसे अगर आप देखेंगे तो कुल टोटल 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। जो मैंने पिछले 4 सालों का एनालिसिस आप लोग के लिए किया, तभी ये वीडियो एक दिन लेट हो गई। इनसे 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपके जो रिमेनिंग टॉपिक हैं लास्ट के, इनसे मैंने देखा कि 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं हर साल। तो गाइस, आप में से ऑलमोस्ट लोग जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, जो अपनी तैयारी ठीक ठाक कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास अब से 20 से 25 दिन है, तो उनकी तो कमांड इस सब्जेक्ट पे होगी, इस वाले पोर्शन पे होगी 60 क्वेश्चन। बट ये जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, यही है डिसाइडिंग फैक्टर। डिसाइडिंग फैक्टर इन पे तो अच्छा कर ले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं और लोगों को प्रॉब्लम भी आती है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज इसकी एक जगह नहीं मिल पा रहे हैं सबको। सारे रिसोर्सेज एक जगह अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत सारे गूगल करने पड़ेंगे, इधर उधर बुक्स खोजने पड़ेंगे। तो मैं आज पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ हम कैसे इसको पढ़ेंगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, आज का वीडियो थोड़ा से फैक्चुअल ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो एग्जाम की डिमांड देखी उसमें फैक्ट ज्यादा पूछ रहा है एनटीए, कॉन्सेप्ट कम पूछ रहा है। तो आप लोग को मैं आज बहुत कम कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम डिस्कस करेंगे, बट फैक्चुअल ज्यादा है। और सारी मैं अपने अपने एंड से मैंने बहुत सारी कोशिश की है, बहुत सारे गूगल्स किए हैं और इधर उधर बहुत सारे मटेरियल इकट्ठा करके सारी चीजें मैं आपको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। कम से कम 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, और आई थिंक अगर जो पूरी वीडियो देख के और अगर अच्छा खासा आपने पहले से पढ़ रखा होगा, तो आप इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इजिली कर जाएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं एक जगह लिखा रहा हूँ और सब एक जगह आपका कर रहा हूँ। तो लास्ट तक बने रहे। और एक चीज और, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो रियली। अगर आपको लग रहा हो सर अच्छा कर रहे हैं, हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सेक्शन को टैकल करने का तरीका बताता हूँ गाइस, कैसे इसको टैकल करना है। तो हम आज रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके बाद देन हम क्लास पे जाएंगे, ताकि आपको आइडिया लगे कि ना किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2023 का पीवाईक्यू। 2023 का पीवाईक्यू, एक क्वेश्चन आया सार्टोरी पे। सार्टोरी पे आया, सार्टोरी के बारे में जान लें। उसका वर्क है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। ये सार्टोरी मल्टी पार्टी सिस्टम दिया है, लिखते चले आप, की नोट्स बनाते चले। इसका वर्क है पार्टी एंड पार्टी सिस्टम। सार्टोरी जो पार्टी को डिवाइड करता है मल्टी पार्टी सिस्टम है। ये आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पार्टी को डिवाइस करता है, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पार्टी को डिवाइस करता है। एंड इसके साथ एक और क्वेश्चन था डुअर्जर का क्लासिफिकेशन। तो डुअर्जर पार्टी सिस्टम को काकस, ब्रांच, सेल एंड मिलिशिया 4 पार्ट में डिवाइड करता है। काकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया। ये था पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इलेक्टोरल सिस्टम से आया था। तो उसमें दिया है सिंगल मेंबर प्लुरलिटी कहाँ पर पाई जाती है, ये कनाडा में पाई जाती है, एसटीपीटी जिसे कहते हैं। एसटीवी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहाँ पाया जाता है, आयरलैंड में पाया जाता है। मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल कहाँ पाया जाता है, जर्मनी में पाया जाता है। जर्मनी में ऑल्सो एफपीटीपी एंड पार्टी लिस्ट सिस्टम भी है, प्रिवेल करता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, अभी मैं लास्ट में इसको डिस्कस करूंगा। अल्टरनेट वोट सिस्टम कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लिस्ट सिस्टम कहाँ है, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, फ्रांस, श्रीलंका, यही जगह आपका लिस्ट सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन बिहेवियरल अप्रोच से आया कि बिहेवियरल अप्रोच किसके बारे में बात करती है। तो बेसिकली ये डाटा एनालिसिस की बात करती है बिहेवियरल अप्रोच। इसके फादर ने डेविड ईस्टन, एज यू नो, ये 1950s के दौरान में इमर्ज हुई, लिखते चले आप। फिर एक क्वेश्चन है रेशनल चॉइस थ्योरी पे। तो रेशनल चॉइस थ्योरी बेसिकली सेल्फ मोटिवेटेड या सेल्फ इंटरेस्टेड है। सेल्फ इंटरेस्टेड है, जहां पर खुद का फायदा होता है। रेशनल चॉइस का एक लाइन मतलब होता है कि आप अपने लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन लें जो आपको प्रभावित करे। तो आप जब ऐसे डिसीजन लेते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं हमारा ज्यादा फायदा हो, यही रेशनल चॉइस को
थ्योरी। फिर एक क्वेश्चन आया रॉबर्ट माइकल की बुक पे, सबसे इंपॉर्टेंट, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, हर साल ये क्वेश्चन आता रहता है। फिर डुअर्जर का एफपीटीपी सिस्टम, जब एफपी डुअर्जर बोलता है जहां मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जहां पर एफपीटीपी वोट के हम थ्रू वोट कराएंगे तो वो पार्टी टू पार्टी सिस्टम वो बदल जाती है। लाइक इंडिया के एग्जांपल जब देख लीजिए, जब यूपी में इलेक्शन हुआ तो देर आर 4 पार्टी इन यूपी में, बेसिकली 4 पार्टी मेजॉरिटी में है जो डोमिनेंट है। पहला कांग्रेस, सेकेंड बीजेपी, थर्ड एसपी एंड फोर्थ बीएसपी। लेकिन लोगों को लगा कांग्रेस एंड बीएसपी वर्क अच्छा नहीं कर रही, तो ये दोनों पार्टी आप देखेंगे एकदम एग्जिस्ट में यूपी में खत्म ही हो गई। समाजवादी पार्टी एंड आपकी बीजेपी, ये दोनों पार्टी रह गई। इसी को डुअर्जर कहता है एफपीटीपी सिस्टम जहां पर रहेगा वहां पर 2 मेंबर पार्टी एग्जिस्ट आ जाएगी एग्जिस्टेंस में। फिर आया एक अथॉरिटेरियन रिजीम से क्वेश्चन आया आपका। अथॉरिटेरियन रिजीम में कौन कौन से हैं? मिलिट्री रिजीम अथॉरिटेरियन में आता है, मोनार्की आपका अथॉरिटेरियन में आता है, थियोक्रेसी का मतलब रूल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या रिलीजियस टेक्स्ट। लाइक आप कह सकते हैं इसमें सऊदी अरेबिया मुस्लिम रूल है। इसी प्रकार और कोई कंट्री ले सकते हैं आप, कंबोडिया वगैरह को ले सकते हैं जहां पर बुद्धिज्म प्रिवेल करता है, ये थियोक्रेसी इसको कहते हैं आप। फिर आया डायरेक्ट डेमोक्रेसी से क्वेश्चन, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं एक जगह। जेएस मिल सपोर्ट करता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को, रूसो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ये एथेंस में पहली बार हुई। मॉडर्न टाइम में रूसो इसको सपोर्ट करता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मॉडर्न टाइम में स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, ये सिविक रिपब्लिकनिज्म की बात करती है। ये क्वेश्चन था। फिर से आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की रॉबर्ट माइकल का पूछा। फिर मैकफेरसन का व्यू पूछा। मैकफेरसन गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म किसको कहता है? लॉक एंड जेएस मिल को पजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहता है। फिर सूम पीटर का इलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी आया। इलिटिस्ट थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, सूम पीटर कहता है कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल मेथड, मतलब लोगों को चुनने के एक तरीका है डेमोक्रेसी। ये इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी को देता है। ये आपके पीवाईक्यूज हैं सारे। फिर 2022 में क्वेश्चन आया डेमोक्रेसी पे, ट्रिनी ऑफ मेजॉरिटी का सपोर्टर कौन है? तो दो थिंकर है गाइस, अलेक्सेस डी टॉकवेल लिखते चले एंड जेएस मिल। ये ट्रिनी ऑफ मेजॉरिटी, बेसिकली ये कहते हैं डेमोक्रेसी में रूल ऑफ मेनी होने की वजह से ट्रिनी ऑफ मेजॉरिटी हो जाती है। मिल एंड अलेक्सिस डी टॉकवेल का एक फेमस वर्क है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, याद रखेंगे आप, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। ये पीवाईक्यूज के थ्रू अभी हम समझ रहे हैं। फिर डेविड हिल्ड पे आया क्वेश्चन कि कॉस्मोपॉलिटन थियरी का फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडर कौन है? दैट इज डेविड हिल्ड, ना कि इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट से भी पहले डेविड हिल्ड बात करता है। फिर हाइबर मास पे क्वेश्चन आया, कम्युनिकेटिव एक्शन थियरी कौन दिया? जुर्गन हाइबरमास। कम्युनिकेशन की बात जहां आएगी आप हाइबरमास को याद करेंगे, ये ट्रिक है, कम्युनिकेशन की जहां बात आएगी हाइबरमास पे। फिर सिटीजनशिप से क्वेश्चन आया, टीएच मार्शल से आया, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास उसका वर्क है। टीएच मार्शल, ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था 2024 में। इसके 3 टाइप ऑफ सिटीजनशिप के 3 क्राइटेरिया है, पहला सिविल, सेकेंड पॉलिटिकल, थर्ड सोशल। सिविल, पॉलिटिकल एंड थर्ड सोशल, ये है आपका टीएच मार्शल का व्यू। आगे बढ़े हम। फिर वॉन न्यूमैन का गेम थियरी आया। हु वाज द प्रोपाउंडर ऑफ गेम थियरी? दैट इज वॉन न्यूमैन, याद रखेंगे। गेम थियरी का वॉन न्यूमैन आया। इसमें एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया कि गेम थ्योरी इज नॉट अप्रोक्सीमेट इन रियल लाइफ, मतलब गेम थियरी रियल लाइफ में अप्रोक्सीमेट नहीं होती है। अब गेम थियरी बेसिकली यही होती है कि सपोज दैट 2 प्रिजनर हैं, उनको एक अलग अलग चैम्बर में बंद किया गया है। जब एक से पुलिस वाला आके पूछेगा क्या भाई तूने जुर्म किया, तो दूसरे वाला सामने वाले के डर से वो जुर्म कबूल कर लेगा, अपना जो उन्होंने गुनाह किया है वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यही है बेसिकली गेम थियरी। उसके बाद फेडरल एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम से आया कि डिवीजन ऑफ पावर कहाँ होता है, सेपरेशन ऑफ पावर कहाँ होता है। सेपरेशन ऑफ पावर आप याद रखेंगे प्रेसिडेंशियल का फीचर है। डिवीजन ऑफ पावर कहाँ का है? डिवीजन ऑफ पावर फेडरल का है, याद रखिएगा। सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर तीनों अलग होते हैं, लेजिस्लेचर तीनों। और यहाँ पर फिर डिवीजन ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, याद रखेंगे गाइस। फिर क्वेश्चन आया कैचाल पार्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो ऑटोमन क्रिचमैर दिया कैचाल पार्टी का कॉन्सेप्ट। फिर एक क्वेश्चन आया गाइस
कि मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच को बताइए, इनमें से कौन सा मॉडर्न अप्रोच है एंड कौन सा ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच में आप 4-5 देख लीजिए। पहला बिहेवियरल अप्रोच, ये लिखते चले, ये पीवाईक्यू है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, थर्ड सिस्टम अप्रोच, फोर्थ सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिफ्थ गेम थियरी। एंड नॉर्मेटिव में आया, ट्रेडिशनल में आपका आएगा नॉर्मेटिव अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। उसके बाद इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी के थिंकर कौन कौन से हैं? तो पहला परेटो, माइकल, मोस्का, ये 3 इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी के थिंकर हैं। जबकि सुमपीटर इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी का क्रिटिक है। इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी का ये क्रिटिक है गाइस, याद रखिएगा। ये 3 ही थिंकर, प्लेटो, मोस्का, माइकल। प्लेटो, मोस्का, माइकल, ये 3 हैं इलिटिस्ट व्यू ऑफ डेमोक्रेसी के थिंकर। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने डायरेक्ट मेन पोर्शन पे आएंगे। एक चीज और आई, अभी थोड़ा सा और बचा, एक पीपीटी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सबसे पहले कहाँ आया? मैग्ना कार्टा के थ्रू यूके में, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में 1215 में आया। ड्यूमा कहाँ की लेजिस्लेचर, ड्यूमा कहाँ की सांसद है, पार्लियामेंट है, तो रसिया की। फिर कनाडा में कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम है। फिर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन आया, इसमें से फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इनमें से कौन सा नहीं, ये पूछा था। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये लॉ बनाना पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है, वो गवर्नमेंट का फंक्शन है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करती है, लेकिन सपोज दैट कांग्रेस है एंड बीजेपी है। बीजेपी इलेक्शन से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी थी, इलेक्शन होने के बाद ये गवर्नमेंट बनती है, लेकिन कांग्रेस अभी भी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये लॉ लेजिस्लेशन कांग्रेस नहीं बनाएगी गाइस, बनाएगी बीजेपी, जो जबकि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक गवर्नमेंट। नाउ दिस इज अ गवर्नमेंट। तो इतना डिफरेंस आप समझेंगे। ये था आपका पीवाईक्यूज। अब हम आएंगे मेन पोर्शन पे। अभी पीवाईक्यू और है। फिर आया पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहां पर एग्जिस्ट करती है, अभी ये भी पीवाईक्यू चल रहा है 2021 में। पार्लियामेंट्री, इतने सारे देखिए क्वेश्चन ओनली आपके कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आ रहे हैं, इसका वेटेज बहुत है। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कहां पर है? यूके में। फिर इंडिया में और यूएस में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट है। फिर यूएस के चार्टर से क्वेश्चन हर साल आता है, तो मैंने सारे लिख दिए। चार्टर 1 बात करता है सिटीजनशिप राइट की, चार्टर 2 गन राइट की बात करता है। फिर आर्टिकल 19 वीमेन राइट की बात करता है, 1920s में यहाँ पर फर्स्ट टाइम वीमेंस को राइट दिया गया था। फिर उसके बाद 13 स्लेवरी, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करता है, 13 एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करता है, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी की बात करता है। फिर यूएन के आर्टिकल मैंने एक जगह कर दिया, ये पूछता है एग्जाम में आपके। तो आर्टिकल 1 है लेजिस्लेचर पे है, आर्टिकल 2 है एग्जीक्यूटिव पे, आर्टिकल 3 है जुडिशरी पे। यहाँ पर 3 ही आर्टिकल हैं, 3 ही आर्टिकल। आर्टिकल 1 लेजिस्लेचर, आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 3 जुडिशरी, ये हो गए। फिर उसके बाद हम एक क्वेश्चन आया मिलीबैंड एंड पोलंजा की डिबेट, जो कि अभी डब्ल्यूपीटी में हमने इसको डिस्कस किया था। मिलीबैंड कवर है स्टेट इन कैपिटलिस्ट क्लास, स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये मिलीबैंड कवर है। पोलंजा स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट को फॉलो करता है, स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट को मैंने डब्ल्यूपीटी में इसको कराया, आप देख लीजिएगा वहां से। और मिलीबैंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू ऑफ स्टेट को सपोर्ट करता है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में मार्क्स भी आपका आएगा, इधर आ जाएंगे ग्रैम्सी एंड पोलंजा एंड लुइस अल्थुजर, ये 3 नाम याद रखिएगा। इधर मार्क्स, लेनिन एंड रोजा लग्जमबर्ग याद आ जाएंगे, ये याद रखिएगा। डब्ल्यूपीटी में मैंने इसको कराया, वहां से देख लीजिएगा आप। फिर हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ पर पाया जाता है? तो यूके में, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में। फिर मैकियावेल का मॉडर्न स्टेट आया, मॉडर्न स्टेट का थिंकर कौन है या राइटर कौन है? मैकियावेल। फिर आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटस एंड रिवॉल्यूशनरी स्टेट अपरेटस, दैट इज रिटन बाय अल्थुजर या दैट इज गिवन बाय अल्थुजर। ये क्वेश्चन आपके इतने सारे क्वेश्चन आ गए, लगभग आप देखेंगे 3 सालों में इसका वेटेज रहा है 7 से 21 20 क्वेश्चन डायरेक्टली। ये सीपी का ओनली है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का। अभी आपका ग्लोबल जस्टिस, नेशनलिज्म एंड कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज एंड क्लाइमेट चेंज रह ही गया है, तो उससे भी मान के ले लीजिए हर साल 5-5 क्वेश्चन। तो हर साल इसका 15 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये इजी पोर्शन है, आप अच्छा कर सकते हैं, बस आप सारे फैक्ट और डाटा अपने एक जगह कर लें। तो अब आ रही है आपकी मेन क्लास, जहां से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे पढ़ना है इसको। चलिए आप हेडिंग डालें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। आप सभी को इसका सिलेबस पता ही होगा, मैं
तेजी से बढ़ता हूँ। पहला है पॉलिटिकल पार्टी, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल सिस्टम, फिर अप्रोच एंड मॉडल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेजिम पढ़ेंगे, पब्लिक पॉलिसी पढ़ेंगे, मॉडल प्रोसेस टाइप पढ़ेंगे, इसके जनरल इश्यूज को देखेंगे, ग्लोबल जस्टिस क्या है, नेशनलिज्म क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है। ये है आपका सिलेबस। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल कल्चर। सिलेबस का पार्ट 1 पहला सेक्शन है पॉलिटिकल कल्चर। तो पॉलिटिकल कल्चर की डिफिनेशन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन जो है, पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज। एक लाइन में लिख लें, पॉलिटिकल कल्चर इज अ सेट ऑफ बिलीफ एंड वैल्यूज। ये है इसकी डिफिनेशन। अल्मोंड अल्मोंड क्वाइंड पॉलिटिकल कल्चर। अल्मोंड एंड पावेल क्वाइंड पॉलिटिकल कल्चर इन 1956। ये इसका टाइम पीरियड क्या है, 1950 1960 में ये अप्रोच इमर्ज हुई थी पॉलिटिकल कल्चर। आगे बढ़े, हेडिंग डालें, गैब्रियल अल्मोंड एंड सिडनी वर्बा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। गैब्रियल अल्मोंड एंड सिडनी वर्बा, हेडिंग डाले, गैब्रियल अल्मोंड एंड सिडनी वर्बा का कंट्रीब्यूशन क्या है। तो इनका वर्क है सिविक कल्चर। लिख लें सिविक कल्चर 1963। इन्होंने 5 कंट्री का अध्ययन किया था। 5 कंट्री का अध्ययन किया था जिससे वे पहुंचे थे पॉलिटिकल कल्चर की डिफिनेशन पे। तो वो 5 कंट्री कौन से हैं जो हर साल पूछता है। यूके, पहला यूएस, दूसरा यूके का मतलब इंग्लैंड, थर्ड इटली, फोर्थ वेस्ट जर्मनी एंड फिफ्थ मैक्सिको। बस आप याद रखिएगा, यूके, यूएस, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। आप याद रखिएगा, हो जाएगा। इनका सिविक कल्चर वर्क है, सिविक कल्चर 1963। ये है गैब्रियल अल्मोंड एंड सिडनी वर्बा। उसके बाद आएंगे सिडनी वर्बा का मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर क्या है। सिडनी वर्बा का मॉडल ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, तो इनका या कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन क्या है। तो ये 3 टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर की बात करते हैं। पहला कॉग्निटिव, सेकेंड इफेक्टिव एंड थर्ड इवैल्यूएटिव। ये पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप इसे रट लीजिएगा, कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। प्लीज अभी टाइम रहता है मैं कॉन्सेप्ट बताता, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट की कोई नीड नहीं है, कभी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इस पे नहीं आया, यही पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो अभी आप जानिए कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवैल्यूएटिव। आपके पास 20 दिन है, तो आप एकदम सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए। फिर आएगा अल्मोंड वर्बा का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ये इंपॉर्टेंट है, अल्मोंड वर्बा का क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। तो इसमें पहला है पैरोकियल कल्चर। हेडिंग डाले, पहला पैरोकियल कल्चर। बस इनमें नाम याद रखना है, 4-5 टाइप है इसके, और 4-5 में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं सारे नाम से याद रखना है। पहला है पैरोकियल कल्चर, इसमें नॉर्थ कोरिया, युगांडा, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, युगांडा, क्यूबा आ जाएगा। पैरोकियल कल्चर, पैरोकियल का मतलब क्या है, जो ट्रेडिशनल हो, जहां रूल ऑफ लॉ बहुत ना के बराबर हो, मिलिट्री रूल हो, ये सब फीचर पॉलिटिकल पैरोकियल के। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट कल्चर। सब्जेक्ट कल्चर में आ जाएगा चाइना, चाइना एंड यूएसएसआर। फिर पार्टिसिपेटिव कल्चर, पार्टिसिपेटिव मतलब जहां पर डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट, सिटीजनशिप, जस्टिस एंड एलजीबीटी ग्रुप के राइट की बात होती है। तो वहां पर है यूएस, स्विट्जरलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्विट्जरलैंड, यूएस, ऑल स्कैंडिनेवियन कंट्री, जिसमें फिनलैंड आएगा, नॉर्वे आएगा, ये सब कंट्री स्कैंडिनेवियन है। फिर एक क्वेश्चन आता है, फोर्थ है सब्जेक्ट पार्टिसिपेटरी कल्चर। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यूएसएसआर, अष्टवाइल यूएसएसआर आता है, मतलब कम्युनिज्म से पहले जो यूएसएसआर था, 1991 से पहले का रसिया जो था, यूएसएसआर उसको बोलते थे। 1991 में रसिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उसके बाद ये रसिया बन गया, याद रखिएगा गाइस। उसके बाद हम देखेंगे यूके में कौन सा कल्चर है, तो दैट इज होमोजीनियस कल्चर। यूके में होमोजीनियस कल्चर है, आप फैक्ट के लिए याद रखिएगा। इंडिया में किस टाइप का कल्चर है, इलीट मास कल्चर। ये सारे इसके क्लासिफिकेशन थे, तो सारे आप रट लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अब। फिर वही ये पॉलिटिकल कल्चर को डिफाइन कैसे किया। पॉलिटिकल कल्चर इज अ बिलीफ एंड वैल्यू एटीट्यूड्स। अगर ये पर कहीं भी डिफिनेशन दिखे तो ये है, दैट इज डिफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। एंड हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सिंड्रोम, पूछेगा हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सिंड्रोम, तो लुसियन पाई, दैट इज लुसियन पाई। एंड लिखें, हेडिंग डालें लास्ट इसमें,
अल्मोंड एंड पावेल थ्री टाइप ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। पहला है कॉग्निटिव, सेकेंड इफेक्टिव, थर्ड इवेल्यूटिव। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, इवेल्यूटिव। इसका ट्रिक है, ऐसे याद कर सकते हैं, सी ई ई, बस इतना ही। अल्मोंड एंड वर्बा का ओरिएंटेशन है सीईई, सी से कॉग्निटिव, ई से इवेल्यूटिव, ई से इफेक्टिव। अब ई से ई की जगह कुछ और चेंज करेगा, एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, चार देगा आपका ऑप्शन, एक नहीं रहेगा उसमें, तो आपको वही पहचानना रहेगा। ये तीनों याद रहेगा, आप कर ले जाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकेंड हेडिंग डालिए, पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी, इसमें बेसिकली बस फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पूछता है और पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे अभी आया था 2023 में, तो आप इसमें तीन चार है। पहला है जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, आप देख लीजिए। पहला इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, मतलब इंटरेस्ट को जनरेट करना। आर्टिकुलेशन का मतलब लोगों में इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे सपोज दैट बीजेपी वो कंपेन करेगी, ग्रास रूट लेवल पे लोगों से मिलेगी, वो बात करेगी कि आप बीजेपी को वोट करिए। कांग्रेस है, उसके जो मेंबर हैं, जैसे कांग्रेस का एनएसयूआई है, बीजेपी का एबीवीपी है, विंग, तो ये लोग ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं। जैसे आप जहां से पढ़ रहे होंगे, जेएनयू, डीयू, वहां पर अपना हर पार्टी का स्टूडेंट विंग्स होता है, ये काम करता है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। फिर इंटरेस्ट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब बढ़ावा देना। सपोज दैट वीमेन्स राइट की बात होती है एंड लेबर राइट की बात होती है, तो इसमें आप देखेंगे एनएसयूआई या एसएफआई, ये सब जो लेफ्टिस्ट पार्टी है वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, क्योंकि वो उसी, उनका जो कोर थॉट है यही है। फिर है कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ये करता है। फिर वोटिंग चॉइस को बढ़ाता है। फिर लोगों को मोटिवेट करता है, मोटिवेट फॉर वोटिंग। ये 5-6 इसके फीचर्स हैं। ये कॉमन सेंस के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बस 4-5 रट लीजिएगा। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, वोटिंग चॉइस, मोटिवेशन फॉर द पर्पज ऑफ वोटिंग, ये कह सकते हैं आप। आगे बढ़ेंगे हम। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, इसमें भी बस आपको याद रखना है कहाँ कहाँ कौन कौन सा पार्टी सिस्टम पाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। पहला हेडिंग डालें सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम, तो ये नॉर्थ कोरिया एंड चाइना में है। सेकेंड डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये साउथ अफ्रीका एंड हंगरी में है। साउथ अफ्रीका एंड हंगरी में। थर्ड टू पार्टी सिस्टम, यूके एंड यूएस में है। यूएस में कौन सी पार्टी है? डेमोक्रेट एंड कंजर्वेटिव। डेमोक्रेट एंड कंजर्वेटिव। डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट कौन से हैं? जो बाइडेन, एंड कंजर्वेटिव के अपने डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी बने हैं। डोनाल्ड ट्रम्प याद रखिए, सेकेंड टर्म था प्रेसिडेंट बनने का। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम, उसमें अपना इंडिया आ जाएगा और न्यूजीलैंड आ जाएगा, इंडिया एंड न्यूजीलैंड। फिर डुअर्जर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी लिख लें, डुअर्जर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टी। डुअर्जर का क्लासिफिकेशन आया था, तो हम एक बार उसको एक जगह कर लेते हैं। तो 4 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। पहला काकस, फिर ब्रांच, सेल एंड मिलिशिया। बस ऐसे रट लेंगे आप इसको, ऐसे CBSM अपने ट्रिक के लिए। काकस, ब्रांच, सेल, मिलिशिया, ये ट्रिक के लिए आप ऐसे बना लीजिए निमोनिक्स, ताकि आपको इजी रहे। CBSM की फैक्ट है ये सब। C से काकस, B से ब्रांच, S से सेल, M से मिलिशिया। लेकिन ये सबको याद नहीं रख सकता, अगर आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप याद ही कर लीजिए इसको। फिर आया है FPT पे, ये आपके साटोरी देते हैं कि FPTP सिस्टम जहाँ रहेगा वो टू पार्टी सिस्टम बदल जाएगा। फिर कैचाल पार्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ओटोमन क्रिचमर्ट ने दिया है। कैचाल पार्टी ओटो क्रिचमर्ट ने दिया है। ये आया था क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आए हैं 2023 में। हम आगे बढ़ेंगे। फिर हेडिंग डाली इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है और सबसे कंफ्यूजिंग पोर्शन, तो आप हेडिंग डालें और लिखते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ है? 3-4 कंट्रीज में, भूटान, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड। चारों को लिख लीजिए, भूटान, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड। फिर है FPTP सिस्टम, इंडिया, यूके, कनाडा, USA एंड मलेशिया, यहाँ पर FPTP है। फिर है सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम ये है फ्रांस, श्रीलंका में आपका। फिर है अल्टरनेट वोट सिस्टम, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अल्टरनेट, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर आता है मिक्स मेंबर प्रपोर्शनल। मिक्स मेंबर प्रपोर्शनल ये पाया जाता है जर्मनी में, थाईलैंड में, साउथ कोरिया में, न्यूजीलैंड में। जर्मनी में, थाईलैंड में, साउथ कोरिया में, न्यूजीलैंड में। फिर आता है आपका सेकेंड लिस्ट सिस्टम, तो ये आपका पाया जाता है फ्रांस में। फिर आपका आता है मालदीव में, कौन सा सिस्टम है? मालदीव प्लस इंडोनेशिया, ये क्योंकि ये भारत के पड़ोसी हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। और मालदीव का भी हमसे विवाद भी हो गया था, तो और चांसेस बढ़ जाते हैं इसके। तो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम पाया जाता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। फिर आता है यूनिटरी सिस्टम, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा यूके, फ्रांस एंड जापान, ये कंप्लीट यूनिटरी हैं, कंप्लीट पूरी तरह से यूनिटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, यूके, फ्रांस, जापान। फिर फेडरल सिस्टम कहाँ पर आ जाता है? ये स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील। लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन था एग्जाम में 2024 में, यहाँ पर फेडरल सिस्टम पाया जाता है। फिर नेपाल में कौन सा सिस्टम है? यहाँ पर है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, याद रखिएगा पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। नेपाल के इलेक्टोरल सिस्टम को पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कहते हैं। फिर हेडिंग डालिए सेकेंड राउंड या लिस्ट सिस्टम, इसको बोलते हैं सेकेंड राउंड या लिस्ट सिस्टम। इसमें कई कंट्रीज आती हैं, कंफ्यूजन के लिए सारे मैं एक जगह कर दिया हूं, ब्राजील, मालदीव, फ्रांस, टर्की। फिर उसके बाद आता है एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, कहां पर है? प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, तो ये आपके यूएसएसआर यानी कि रसिया। ये इतने सारे हैं और एक क्वेश्चन इससे आएगा गाइस, 4 नंबर आपका फिक्स, अगर सारों को आप रट लेंगे, एक बार कहीं एक जगह करके रट लीजिएगा इसको। ये इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड हो गया। आगे बढ़ेंगे हम अप्रोचेस एंड मॉडल, थर्ड हेडिंग इसमें देखेंगे। बस इसमें बस इतना ही जानना है, ट्रेडिशनल अप्रोच कौन सी है और मॉडर्न अप्रोच। इसमें हिस्टोरिकल एंड फिलोसफिकल अप्रोच आ जाएगी, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न में सिस्टम, बिहेवियरल, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल अप्रोच एंड गेम थियरी। गेम थियरी का प्रोपाउंडर कौन है? वॉन न्यूमैन। ये आपके मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल अप्रोच हो गए। आगे बढ़ेंगे हम हिस्टोरिकल अप्रोच देखेंगे, हेडिंग डालें हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच का मतलब होता है ऐसा थिंकर जो अपनी राइटिंग में हिस्ट्री को कहीं ना कहीं ध्यान में रख के अपनी राइटिंग्स करता है। तो इसके कई थिंकर हैं, एग्जाम्पल में कौन कौन यूज किया? सेंट ऑगस्टाइन, ये लिखा है सिटी ऑफ गॉड, इसका वर्क याद रखिएगा, सिटी ऑफ गॉड। फिर मैकियावेली, हीगल, कार्ल मार्क्स, ये 4-5 थिंकर हिस्टोरिकल अप्रोच से हैं, सेंट ऑगस्टाइन, मैकियावेली, हीगल, कार्ल मार्क्स। फिर लीगल अप्रोच किसने यूज किया है अपनी राइटिंग में? तो बेंथम, जॉन ऑस्टिन, फिर हाइबरमास, जुर्गन हाइबरमास, फिर एवी डाइसी ने क्या दिया? रूल ऑफ लॉ। ये है लीगल अप्रोच के थिंकर। बेंथम आपका क्या है? कल मैंने बताया था, कल की क्लास जिसने नहीं देखा होगा दोनों पार्ट जाके देख लें पहले। यूटिलिटेरियन। फिर आएंगे नियो इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये है मॉडर्न अप्रोच। पहले तो मॉडर्न अप्रोच, इसके फादर हैं जॉन मार्च एंड पी ओल्सन, जी मार्च एंड पी ओल्सन इसके प्रोपाउंडर हैं। ये कब इमर्ज हुई? 1980s के दौरान। कहां पर इमर्ज हुई? यूएस में। लिखते चले सारा। ये सेल्फ एक्टर को कंसीडर करती है, ये रेशनल है। न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म सेल्फ इंटरेस्टेड है, पहले तो सेल्फ इंटरेस्टेड है, रेशनल है एंड सेल्फ एक्टर को कंसीडर करती है। फिर आ जाएंगे इसके थिंकर, इंपॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से हैं? पहला तो जी मार्च एंड पी ओल्सन हो जाएगा, जी मार्च प्लस पी ओल्सन, ये 2 थिंकर। फिर उसके बाद जेम्स ब्राइस, पहला जेम्स ब्राइस, इसका वर्क है अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी, अमेरिकन कॉमनवेल्थ एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी। सेकंड है हरमैन फिनर, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, 1932। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एज अ रेफरेंस मैं लिखा दे रहा हूं। फिर जॉर्ज ऑरवेल है, सॉरी लॉवेल है ये, हाँ लॉवेल है। इनका वर्क है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉपुलर गवर्नमेंट, तो ये 3 थिंकर याद रखिएगा, जेम्स ब्राइस, हरमैन फिनर, लॉवेल। और इसमें से क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसे मेमोराइज करने की कोशिश यहां पर करिएगा, इनमें से कौन सा नहीं है। बहुत इजी है, यहां से
सारे क्वेश्चन करना, बस आपको रटना पड़ेगा थोड़ा। फिर हेडिंग डालना जनरल सिस्टम थियरी। इट वॉज क्वाइन बाई फर्स्ट टाइम लुडविन वॉन बटनफ्लाई। लुडविन वॉन बटनफ्लाई, इनका नेम आप लोग देख लीजिएगा, लुडविन वॉन बटनफ्लाई। एंड एक क्वेश्चन आता है सिस्टम थ्योरी फर्स्ट टाइम किस स्ट्रीम में यूज की गई थी, तो दैट इज एंथ्रोपोलॉजी, ना कि पॉलिटिकल साइंस, याद रखिएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, स्टडी ऑफ ह्यूमन। एंड एक चीज और, स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट इज स्टैटियोलॉजी, स्टैटियोलॉजी, याद रखिएगा। फिर डेविड ईस्टन को फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म के लिए जानते हैं, पोस्ट बिहेवियरलिज्म। एंड दो चीज आप अपने से ऐड कर लीजिएगा, 8 फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। पोस्ट बिहेवियरलिज्म 1969 में आया एंड बिहेवियरलिज्म 1950s में आया, याद रखिएगा। 8 फीचर ऑफ बिहेवियरलिज्म एंड 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। 8 फीचर में आएगा रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, सिस्टमाइजेशन, वैल्यूज, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। रेगुलरिटीज, वेरिफिकेशन, टेक्निक, क्वांटिफिकेशन, वैल्यूज, सिस्टमाइजेशन, प्योर साइंस, इंटीग्रेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। फिर आएगा सब इसमें 7 क्रेडो ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म में आएगा सब्सटेंस चेंज, ब्रूट रियलिटी, फैक्ट वैल्यू सिंथेसिस, प्रोटेक्ट ह्यूमन वैल्यूज। एंड 2 और आएगा, आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको। फिर आएगा डेविड ईस्टन बात करता है अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अगर कहीं पर वैल्यू का अथॉरिटेटिव एलोकेशन दिखे आपको, तो दैट इज डेविड ईस्टन। ये सब शॉर्ट ट्रिक आप याद रखिए, माइंड में शॉर्ट ट्रिक है ये, बस ये दिखते ही आप डेविड ईस्टन मारिएगा। ये हो गया हमारा जनरल सिस्टम थियरी। उसके बाद हम आएंगे पॉलिटिकल रिजीम। ये आपके सिलेबस में है, इसमें बस आपको याद रखना है किस कंट्री में कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट आता है। तो पहले हेडिंग डालें कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन रिजीम, कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन रिजीम। तो आप इसमें लिखते चलें, पहले तो यूएसएसआर, फिर बाल्कन स्टेट सारे आएंगे एक्सेप्ट ग्रीस। ग्रीस नहीं आएगा इसमें, याद रखिएगा, एक्सेप्शन है ग्रीस का। अब बाल्कन स्टेट में ज्योग्राफी नहीं पढ़ाने जाऊंगा, आप जस्ट गूगल करिएगा, पता चल जाएगा। फिर यूएसएसआर, क्यूबा, वियतनाम, मंगोलिया, इथियोपिया, अंगोला एंड मोजाम्बिक, इतने सारे देश आएंगे कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन रिजीम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 एंड सेकेंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आने के चांस है। नॉन कम्युनिस्ट रिजीम कौन कौन से हैं? नॉन कम्युनिस्ट प्लस टोटलिटेरियन रिजीम। टोटलिटेरियन, पहला जर्मनी। जर्मनी में कौन था? हिटलर, जर्मनी के शासक हिटलर। फासिस्ट, फासिस्ट कहां पर है? मुसोलिनी, ये कहां पर था? फासिस्ट इटली में। एक थर्ड ऐड कर लीजिएगा, सलाजर ऑफ पोर्चुगल, ये इंपॉर्टेंट है। सलारिज्म ऐसे पूछेगा, सलारिज्म कहां पर है? ये पोर्चुगल में था। ये नॉन कम्युनिस्ट में 3 कंट्री हैं, जर्मनी हिटलर, फासिस्ट इटली मुसोलिनी, सलारिज्म आपका पोर्चुगल। गाइस आगे बढ़े, अब एक जगह लिख लें सारे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म क्या कहां पर है? यूनिटरी फॉर्म, कंप्लीट यूनिटरी, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन चांसेस हैं आने के। फेडरल है यूएस, कनाडा, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, मैक्सिको, मलेशिया, इतनी सारी कंट्रीज आपकी आएंगी फेडरल। आपका इसमें प्यारा भारत भी आ जाएगा, हम भी फेडरल हैं, लेकिन हम दोनों फॉर्म को करते हैं, तो अभी भारत को इसमें मत रखिए। इतनी सारी ये प्योर फेडरल हैं। एंड प्योर यूनिटरी हैं यूके, तभी यहां पर सिंगल सिटीजनशिप है, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका फेडरल नहीं है गाइस, याद रखिएगा, पूछेगा इनमें से कौन सा नहीं है,
तो बस इजी है, यूके, फ्रांस, जापान, साउथ अफ्रीका, एक ही कोई याद कर लीजिएगा, पूरा तो आपको मिल जाएगी, इनमें से कौन सा नहीं है, जो नहीं रहेगा उसको हटा दीजिएगा, बन जाएगा। इंडिया दोनों को फॉलो करता है, फेडरल एंड यूनिटरी दोनों की फीचर को फॉलो करता है। यूनिटरी तब हो जाते हैं जब हम सेंटर को ज्यादा पावर दे देते हैं, फेडरल तब हो जाते हैं जब हम स्टेट को भी पावर दे देते हैं। जैसे 7th लिस्ट आप पढ़ेंगे, कुछ स्टेट लिस्ट होती है, कुछ शेड्यूल लिस्ट होती है, कुछ कंकरेंट लिस्ट होती है। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो आपको बताऊंगा फिर से वो भी। आ जाइए पब्लिक पॉलिसी, अपने सिलेबस के हम धीरे धीरे एंड में चल रहे हैं। पब्लिक पॉलिसी, पहले तो डिफिनेशन लिख लीजिए इसकी। डिफिनेशन, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू आर नॉट टू डू। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, एक डिफिनेशन अगर मैं कहूंगा कोई याद रखना है तो ये याद रखना है। किनकी है? थॉमस आर डाई। अकॉर्डिंग टू थॉमस आर डाई, पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट एवर गवर्नमेंट चूज टू डू आर नॉट टू डू। मतलब एक लाइन में कि पब्लिक पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट का के ऊपर डिपेंड करता है वह क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती है, बस इतना समझिए। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, येजिकल ड्रोर इंपॉर्टेंट है, इसको बस नाम से, जैसे जी मार्च एंड पी ओल्सन हम किसके लिए? न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिए जानते हैं, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। उसी प्रकार येजिकल ड्रोर एंड येजिकल ड्रोर को दो चीज के लिए जानते हैं, नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल एंड रेशनल पॉलिसी मेकिंग। नॉर्मेटिव ऑप्टिमम मॉडल एंड रेशनल पॉलिसी मेकिंग इंपॉर्टेंट। मैं पहले बताया था, यहाँ पर फैक्चुअल ज्यादा आपको करना है, बस फैक्ट को सारे एक जगह करना है ताकि रिवीजन के दौरान आपको इजी रहे तैयारी करने में। एक घंटे में जो एक घंटे क्लास, आप 10 मिनट में इसको करके निकलने। सुबह जिस दिन एग्जाम रहे आप 10 मिनट में रिवीजन करिए, और यहाँ देखेंगे आप 12 से 15 क्वेश्चन आएगा, इसका वेटेज बहुत अच्छा है। आगे बढ़े, थॉमस आर डाई का प्रोसेस ऑफ पब्लिक मॉडल। प्रोसेस हेडिंग डालें, थॉमस आर डाई प्रोसेस ऑफ पब्लिक मॉडल, या स्टेप इसको बोलता है, ये स्टेप ऑफ पब्लिक मॉडल। जब आप कोई डिसीजन लेने जाते हैं तो आप कुछ स्टेप अपनाते हैं। सपोज दैट आपको कोई रिसर्च पेपर लिखना हो तो आप कुछ स्टेप पे पहले जाएंगे ना, आपको पहले डेटा कलेक्शन करेंगे, बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह पढ़ेंगे, तब तो आप कुछ लिखेंगे ना। उसी प्रकार ये यहाँ पर आपको मगअप करना है। ये छो इसकी क्रोनोलॉजी यहाँ से पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ से, तो आपके माइंड में होना चाहिए। पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मतलब आप अगर किसी रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, ये हो गया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। फिर एजेंडा सेटिंग, फिर अपना आप एजेंडा बनाएंगे कि हमें ये काम 100 दिन में करना है, ये हो गया आपका एजेंडा। फिर थर्ड पॉलिसी फार्मूलेशन, फिर इस 100 दिन को आप एजेंडा में अपने डिवाइड करेंगे, 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, ये 4 भागों में डिवाइड करेंगे, ये पॉलिसी फार्मूलेशन। फिर पॉलिसी लेजिटिमेशन, कि ये जो हम 25 दिन में काम किए क्या ये लेजिटिमेट है, इसमें कुछ अनएथिकल तो नहीं हमने काम कर दिया। फिर 25 में क्या किया, उसकी लेजिटिमेसी को चेक करेंगे आप। तो स्टेप देखें, पहला प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, सेकंड एजेंडा की सेटिंग करेंगे, थर्ड पॉलिसी फार्मूलेशन करेंगे, फोर्थ पॉलिसी को लेजिटिमेशन करेंगे, फिर फिफ्थ स्टेज में आएगा कि आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर देंगे। कि आप ये जब 100 दिन का काम 4 दिन में करेंगे तो लास्ट दिन आप अपने रिसर्च पेपर को सबमिट कर देंगे, आप इंप्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पर जो बोर्ड बैठा रहेगा, अपने रिसर्च पेपर को यूनिवर्सिटी में सबमिट किया या कहीं पर, तो वो बोर्ड आपके रिसर्च पेपर का इवैल्यूएशन करेगा कि सर आपने किस बेसिस पे अपने रिसर्च को सबमिट किया, क्या आपका रिसर्च पेपर बायस तो नहीं है, किसी एक आइडियोलॉजी की ओर झुकाव तो नहीं इसमें, क्या आपका रिसर्च पेपर रेशनल है, तो लास्ट में इवैल्यूएशन होगा। तो ये 6 स्टेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आता है, आप याद रखिएगा। पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एजेंडा सेटिंग, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन। उसके बाद हम देखेंगे लोवी। अकॉर्डिंग टू लोवी टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, जिसको कहते हैं DRR मॉडल। DRR मॉडल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, पहला डी से डिस्ट्रीब्यूटिव पब्लिक पॉलिसी, सेकेंड आर से रीडिस्ट्रीब्यूटिव, एंड थर्ड रेगुलेटरी पब्लिक पॉलिसी। ये 3 पब्लिक पॉलिसी आरडोबी की याद रखिएगा आप। उसके बाद हम बढ़ेंगे, अब हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमने खत्म कर लिया। अब हम देखेंगे ग्लोबल जस्टिस। बेसिकली ग्लोबल जस्टिस टॉक्स अबाउट कॉस्मोपॉलिटेनिज्म।
कॉस्मोपॉलिटन का मतलब विश्व बंधुत्व की भावना, कि पूरी दुनिया भाई भाई है। इसका फर्स्ट थिंकर जिसपे ग्लोबल जस्टिस बेस्ड है, ये एक बार यूजीसी ने पूछा भी है, तो दैट इज डेविड हिल्ड। फिर उसके बाद इमैनुअल कांट, इट टॉक्स अबाउट कॉस्मोपॉलिटन। रूसो ऑल्सो टॉक्स अबाउट ग्लोबल जस्टिस, रूसो भी ग्लोबल जस्टिस की बात करता है। फिर इसमें से क्वेश्चन आते हैं बुक से रिलेटेड, तो सारी बुक्स देख लें, इंपॉर्टेंट थिंकर रेटिंग डालें, इंपॉर्टेंट थिंकर रेटिंग डालें, उसमें लिखें थॉमस पोग। थॉमस पोग का वर्ड देखेंगे, वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, ये 2024 में आया था। वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, सेकेंड है ग्लोबल जस्टिस, ये थॉमस पोगे को हो गया। फिर चार्ल्स बीच का वर्क है, चार्ल्स बीच का वर्क है आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट, आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद ऑन ग्लोबल जस्टिस मैथियस रिसे ऑन ग्लोबल जस्टिस। फिर जॉन रॉल्स लॉ ऑफ पीपल, लॉ ऑफ पीपल मैंने कल बताया था, कल का लेक्चर प्लीज आप देख लीजिए, 1998 में इसमें जॉन रॉल्स ने ग्लोबल जस्टिस। फिर अमर्त्य सेन इंडियन थिंकर है, ये आइडिया ऑफ जस्टिस इन्होंने दिया है, ये हो गया आपका ग्लोबल जस्टिस। फिर एक चीज ह्यूमन राइट, थॉमस जेफरसन इसमें लिखा है, ह्यूमन राइट पे वर्क है थॉमस जेफरसन। फिर ऑन लॉ ऑफ वार एंड पीस, ये ह्यूगो ग्रोटियस ने दिया है, ह्यूगो ग्रोटियस के बारे में दो चीज और याद रखिएगा, जस्ट एज बिलम एंड जस्ट एज बिलो, जस्ट एड बिलम एंड जस्ट एड बिलो, ये कॉन्सेप्ट ह्यूगो ग्रोटियस ने दिया है, ह्यूगो ग्रोटियस, इतना याद रखिए। ऑन लॉ ऑफ वार एंड पीस, ह्यूगो ग्रोटियस का वर्क है। हम आगे बढ़ेंगे, अब हेडिंग देखेंगे अपने लास्ट सेक्शन में, नेशनलिज्म। इस पे बस वर्क आप याद रखिएगा, आपका यहां से एक क्वेश्चन हो गया। एक बस इतना जानिए, हर्डर एंड गैलनर, अर्नेस्ट गैलनर एंड हर्डर ने क्वाइन किया था। हु क्वाइन द टर्म नेशनलिज्म पूछेगा तो हर्डर एंड गैलनर, अगर दोनों रहे दोनों मारिएगा, अगर हर्डर रहे तो हर्डर, गैलनर रहे तो गैलनर, समझ आया। अगर ये दोनों दे दे ऑप्शन में तो हर्डर मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें लिखते चले मेरे साथ, पहला इमेजिन कम्युनिटी कॉन्सेप्ट किसने दिया, बेनेडिक्ट एंडरसन। सेकेंड है नेशन एंड नेशनलिज्म, अर्नेस्ट गैलनर। थर्ड है व्हाट इज नेशन, रेनन ने बुक लिखा है व्हाट इज नेशन। फिर फोर्थ है इमेजिन कम्युनिटी, बेनेडिक्ट एंडरसन, इमेजिन कम्युनिटी। फिर है फिफ्थ स्टेज ऑफ नेशनलिज्म, हायक वही जो कल मैंने बताया था, सोशल जस्टिस एज अ मिराज, कल का लेक्चर प्लीज आप देखें, सोशल जस्टिस एज अ मिराज, हायक। फिर है एथनिक नेशनलिज्म, स्मिथ, एंडोनो स्मिथ, एडी स्मिथ, एथनिक, जहां पर एथनिसिटी की बात आएगी स्मिथ, एथनिसिटी स्मिथ से रिलेट करिएगा। नोट्स ऑन नेशनलिज्म, जॉर्ज ऑरवेल, का एक और वर्क है 1984, जॉर्ज ऑरवेल, ये कोल्ड वार पे लिखा है, कोल्ड वार, ये 1984 कोल्ड वार की बुक है, नोट्स ऑन नेशनलिज्म, जॉर्ज ऑरवेल। फिर है नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, पार्था चैटर्जी, नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट, इसका वर्क है पार्था चैटर्जी। फिर है ऑन नेशनलिज्म, हु रोट द बुक ऑन नेशनलिज्म, इरिक्स हॉब्समैन। यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन आएगा, इसलिए इतनी सारी बुक्स मैं लिखा दे रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ऑन नेशनलिज्म, इरिक्स हॉब्समैन। एंड नेशनलिज्म एज इन्वेंटेड ट्रेडिशन, हु सेड नेशनलिज्म एज इन्वेंटेड ट्रेडिशन, तो दैट इज इरिक्स हॉब्समैन, ये है आपका नेशनलिज्म खत्म। यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये बस बुक्स आएगा और मैचिंग में रहेगा, तो आप देख लीजिएगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एथनिक नेशनलिज्म स्मिथ का, फिर इमेजिन कम्युनिटी बेनेडिक्ट एंडरसन का, एंड नोट्स ऑन नेशनलिज्म जॉर्ज गैलनर का, और लास्ट वाला नेशन इज इन्वेंटेड ट्रेडिशन, दैट इज इरिक्स हॉब्समैन। फिर हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज, लास्ट टॉपिक क्लाइमेट चेंज।
लिखते चलें, ये भी बस फैक्चुअल है, बस रटना आपको यहाँ पर। पहला, हु कॉइन द टर्म साइलेंट स्प्रिंग? रिचर्ड कॉर्सन। साइलेंट स्प्रिंग, रिचर्ड कॉर्सन। फिर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, हर्डिन, गिराल्ड हर्डिन, जी हर्डिन। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। फिर एसडीजी, इंपॉर्टेंट एसडीडी, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप याद रखिएगा। इसमें 17 गोल हैं, 169 टारगेट है। ये कब आया? 2015 में आया। कब तक चलेगा? 2030 तक चलेगा, याद रखिएगा। फिर एमडीजी एक आया था, उसके 8 टारगेट थे, वो 2000 में आया था, ये 2015 तक चला था। अब एमडीजी पुराना हो गया, एसडीजी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मैं लिखा दे रहा हूं, बस आप इतना रट लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। पहला, नो पावर्टी, गोल नंबर 1 नो पावर्टी। गोल नंबर 2 जीरो हंगर, जीरो हंगर। गोल नंबर 3 गुड हेल्थ। गोल नंबर 4 इक्वल एजुकेशन फॉर बोथ गर्ल एंड बॉयज, इक्वल एजुकेशन। 4 इक्वल एजुकेशन। 5th जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी 5th। 10th रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो मेन एंड वीमेन की इनइक्वालिटी उसे कम करिए, इसका 10th गोल कहता है। फिर हु कॉइन द टर्म, एक क्वेश्चन आता है, हु कॉइन द टर्म ह्यूमन राइट फर्स्ट टाइम? कार्ल वसाक। हु कॉइन द टर्म ह्यूमन राइट? 1978 में आई थिंक, कार्ल वसाक। फिर आता है क्वेश्चन 5 ईयर प्लान से आपका, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, इस बार भी देखने को मिल सकता है। 3-4 5 ईयर प्लान आप याद रखेंगे, हो जाएगा काम आपका। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, किनके समय आया? नेहरू जी हमारे लाए। इसका गोल क्या था? एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इसका मेन मोटिव था। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, इंडस्ट्री पे फोकस किया गया। फिर 6 5 ईयर प्लान पॉवर्टी पे था। 12th 5 ईयर प्लान देख लेंगे, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलप गोल पे था। 10th 5 ईयर प्लान गवर्नेंस पे था, गवर्नेंस। गवर्नेंस में आपका सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर इंडिया कब अपनाया? 1997 में। एंड यूके पूछता है इंग्लैंड कब आया? 1991 में। किनके समय में आया? जेम्स मेनर, जेम्स मेनर। ये हो गया सिटीजन चार्टर। उसके बाद सेकेंड एआरसी, यहां से क्वेश्चन आता है। सेकेंड एआरसी, सेकेंड एआरसी 2008, सेकेंड एआरसी इसका 4, इसमें तो 15 रिपोर्ट है, लेकिन स्टार्टिंग की 4-5 आप याद रखेंगे, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं, बट ये लोग पूछ लेते हैं। पहला है रिपोर्ट 1 राइट टू इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट 1। अनलॉक ह्यूमन कैपिटल, रिपोर्ट 2 अनलॉक ह्यूमन कैपिटल। थर्ड क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, कहीं पर डिजास्टर वगैरह आ जाए तो गोल 3 इसका है। फिर इसका रिपोर्ट नंबर 4 थी एथिक्स इन गवर्नेंस, मतलब इथिक्स होना चाहिए, जो हमारे अधिकारी लोग होने चाहिए आईएएस से, उनमें इथिक्स हो, लोगों से बात करने का तरीका हो, ऐसा ना हो कि आपके पास कोई जाए आप उसे भगा दें, यही है इथिक्स इन गवर्नेंस। फिर 11 इंपॉर्टेंट, हमेशा ई गवर्नेंस, 11 ई गवर्नेंस। एंड 12 ये भी इंपॉर्टेंट, सिटीजन चार्टर, सिटीजन चार्टर इंडिया में कब आया? 1997 में। एंड यूके में 1991 में। किनके समय में आया? जेम्स मेनर। आप बताएंगे 1997 में सिटीजन चार्टर जब आया तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? कमेंट में आप प्लीज बताइएगा हमें। फिर उसके बाद अब आ जाइए क्लाइमेट चेंज की इंपॉर्टेंट सबमिट। अगर इतना आपको याद रहेगा, मैं कहूंगा कि आप एलिमिनेट के थ्रू ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप बना ले जाएंगे। प्लीज भरोसा रखिए और आप इतना पहले कर लीजिए। क्लाइमेट चेंज की इंपॉर्टेंट सबमिट, पहला स्टॉकहोम सबमिट 1972। फिर वियना समिट 1985, ये ओजोन लेयर से संबंधित थी, ओजोन का फार्मूला O3 होता है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन डिप्लेशन को रोकने के लिए थी। O3 के डिप्लेशन जो आप सुन रहे होंगे, अंटार्कटिका पे हमारा ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, वो इसी को लेके थी। फिर थर्ड रियो डी अर्थ समिट 1992 में, जहां पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड CBDR आया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये है आपके एग्जाम के पॉइंट आउट व्यू से। CBDR का कॉन्सेप्ट कहां पर आया? रियो डी अर्थ। फिर आप क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, COP3 जिसे बोलते हैं आप। फिर COP21 पेरिस क्लाइमेट, इसको बोलते हैं COP21 को पेरिस क्लाइमेट, ये कहां हुआ? 2015 में। फिर कोपेनहेगन समिट, कोपेनहेगन समिट कब हुई? 2009 में।
यहाँ से क्वेश्चन 2024 में आया है। आपको क्रोनोलॉजी पूछेगा, आप डेट सारी याद रखिएगा जबान पे। फिर बाली समिट 2007 में हुई, बाली समिट 2007 में ही हुई। फिर उसके बाद बाली समिट को कॉप 15 भी कहते हैं, कॉप 15। फिर जोहान्सबर्ग समिट 2002, जोहान्सबर्ग समिट 2002। ये हो गया आपका क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इंपॉर्टेंट कॉप जो अभी रिसेंट हुई, कॉप 26। ये यूके, इंग्लैंड, ग्लासगो। कहाँ हुई थी? ग्लासगो, इंग्लैंड में। कॉप 27 ये 2022 में हुई है, ये 2021 में हुई थी। ये इजिप्ट के शहर शहर अल शेख में हुई थी। फिर 2023 की कॉप 28 जो हुई है, ये दुबई, यूएई में हुई है 2023। कॉप 29 2024, ये इंपॉर्टेंट आ सकती है, ये बाकू अजरबैजान में हुई है, बाकू अजरबैजान। फिर कॉप 30 ये 2025 इस साल होगी ब्राजील में आपके, कॉप 30। फिर जो कॉप 29 का थीम क्या था? तो इसमें था इन्वेंशन इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, इन्वेस्टमेंट इन अ लाइवेबल प्लेनेट फॉर ऑल। ये कॉप 29 का थीम था गाइस। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास एंड कर ली। और मैं आपको कहूँगा, अगर आप इतना अच्छे से कर ले रहे हैं तो आप 15 क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या मे भी अगर लक साथ दे दिया सारे क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी करने का वो नहीं है, बट मेरा एम था जो आपको बताना। और बहुत सारे बच्चे डेली मैसेज कर रहे थे, सर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। तो मैं कहूँगा आप इतना सारी एक जगह नोट्स बना लीजिए अपने 3-4 पेज के, जो भी 10 पेज, 8 पेज, 10 पेज जो बने, बना के आप अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और अपना आप सिलेक्शन सीयूटी के थ्रू अच्छी यूनिट डीयू, जेएनयू, जामिया वगैरह अपना सिलेक्शन लीजिए। तो और लास्ट में मैं कहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें। और अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। तो दोस्तों गुड बाय, अलविदा, जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में। थैंक यू।